हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सभी को और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली और आने वाला नया साल आपके और आपकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे और आप लोग बहुत ही अच्छे से इस दिवाली को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो हमने पुरानी कुछ वीडियोस में काफ़ी सारी बातें डिस्कस की, जैसे कि इमरजेंसी फंड आपके लिए कितना जरूरी है और बजट का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है एंड बजट आप कैसे बना सकते हैं। उसके अलावा हमने इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस को भी समझा एंड हमने रिटायरमेंट प्लानिंग की बात की और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि आप कैसे अपने पर्सनल लोन, कार लोन एंड होम लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में। हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में और कैसे आपको अपना पैसा डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग ऑप्शंस में, जिससे कि आप कम रिस्क के अंदर एक अच्छा रिटर्न निकाल सके। और साथ ही साथ मैं आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का पूरा सीरीज बनाने वाला हूँ, जहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, पोस्ट ऑफिस अकाउंट, एफडी, आरडी, ईएलएसएस, एनपीएस, एनएससी और इसके अलावा जो भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस है लाइक गोल्ड, इक्विटी, रियल एस्टेट। एंड साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का कंपैरिजन कि किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है एंड किस ऑप्शन में आपको कम रिटर्न मिलता है। कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा है जो कि ज्यादा रिस्क है जहां पर, एंड किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको कम रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा है जो कि आपको शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा एंड कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसा है जो कि आप अपने रिटायरमेंट के लिए या फिर बच्चों की मैरिज, एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो वेलकम गाइस, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। तो मैं हर वीकेंड आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ पर्सनल फाइनेंस को समझने के लिए, जहाँ हम डिस्कस करते हैं कि आपको बजट कैसे बनाना है, आपको लोन्स की पेमेंट कैसे करनी है एंड आपको अपनी इमरजेंसीज को कैसे प्लान करना है एंड ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू योर मनी। तो पुरानी कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आप कैसे सिंपली 7 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपना पर्सनल फाइनेंस को इजीली मैनेज कर सकते हैं, जहाँ हमने बजट के बारे में, लोन के बारे में, रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में एंड लोन पेमेंट के बारे में डिस्कस किया। बट उस सीरीज में मैंने इन्वेस्टमेंट को डिटेल में आपके साथ डिस्कस नहीं किया। तो इस सीरीज में मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस करने का ट्राई करूंगा एंड मैं ट्राई करूंगा कि जो जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है सभी की डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर करूं एंड साथ ही साथ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन वीडियो पे आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको पता चलेगा किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आपको कितना रिटर्न मिलेगा एंड उसमें कितना रिस्क है एंड साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जहां आप कम रिस्क के अंदर अच्छा रिटर्न भी निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहिए एंड आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप कम रिस्क के अंदर एक अच्छा रिटर्न निकाल सके। एंड साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड कैलकुलेशंस, जिससे कि रियल टाइम कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा सकूं, जिससे कि आप इजीली समझ सकें कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में मंथली एक XYZ अमाउंट डालते हैं तो 10 से 20 साल बाद आपको कितना अमाउंट वापस मिलेगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है। आइए चेक करते हैं कि वो कौन सी जरूरी बातें हैं। नंबर 1, आपको इन्फ्लेशन को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपने सोचा है कि आपके पास आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हैं एंड वो काफ़ी हैं एंड आप सोचते हैं कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो आप गलत हैं। बिकॉज सेविंग्स अकाउंट में आपको 2.5-3% का ही रिटर्न मिलता है, जो कि इन्फ्लेशन से काफ़ी कम है। पिछले कुछ सालों से इंडिया में इन्फ्लेशन 5 से 6% के आसपास है। तो इसका मतलब ये है कि ना चाहते हुए भी आपके पैसे की वैल्यू हर साल 3% कम होती जा रही है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा नहीं रहना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट का पैसा आपको इमरजेंसी के लिए या फिर शॉर्ट टर्म में आपको कुछ पैसे की जरूरत है, लाइक अगले 6 महीने के अंदर या फिर 1 साल के अंदर आपको कुछ पैसे की जरूरत है, तो वो पैसा आपको सेविंग्स अकाउंट में ही रखना चाहिए। बिकॉज अगर आप उस पैसे को कहीं और सेव करते हैं, जो लॉग इन पीरियड है 5 साल का, तो आप उस पैसे को टाइम पर निकाल नहीं पाएंगे। तो जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। सेकंड पॉइंट इज, आपको इन्वेस्ट करना तभी स्टार्ट करना है जब आपने ऑलरेडी अपनी इमरजेंसीज के लिए प्लान किया हुआ है। अगर आपने इमरजेंसीज के लिए प्लानिंग नहीं की हुई है, लाइक आपने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है या फिर लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ है, तो किसी इमरजेंसी के आने पर आपको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट निकालना पड़ेगा। एंड अगर आपका पैसा लॉक इन पीरियड में है या फिर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो शायद आपको आपका पैसा भी वापस ना मिले एंड इमरजेंसी के लिए आपको लोन लेना पड़ जाए। तीसरा सबसे जरूरी जो पॉइंट है, आपको अपने गोल्स की एक लिस्ट बनानी है। आपको कहीं भी ऐसे ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं कर देना है। हर एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन एक गोल के साथ लिंक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको 1 साल बाद कहीं ट्रिप पर जाना है, तो आपको एक गोल बनाना है ट्रिप के लिए। एंड आपको अपने बच्चे को अगले 10 साल में हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, तो एक गोल आपका आपके बच्चे की हायर एजुकेशन सेविंग के लिए होना चाहिए।
एंड अगर आपको अपने बच्चे की 20 साल बाद मैरिज करनी है तो आपको उस मैरिज को भी अपने गोल के अंदर इंक्लूड करना है। साथ ही साथ आपको अपने रिटायरमेंट को तो अपने गोल के अंदर इंक्लूड करना ही करना है, बिकॉज जितना जल्दी आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग स्टार्ट करेंगे उतना ही कम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप एक गोल बनाते हैं वहां पर आपको कुछ जरूरी चीज डिफाइन करनी होती है, लाइक आपको कितने टाइम के अंदर वो गोल अचीव करना है एंड आपको कितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है उस गोल के लिए, एंड आप उस गोल के टाइम के अकॉर्डिंग कितना रिस्क ले सकते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो इन्वेस्टमेंट में जो सबसे जरूरी चीज है वो है डिसिप्लिन। अगर आप एक डिसिप्लिन के साथ मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तो इजिली आप एक काफी अच्छा अमाउंट सेव कर पाएंगे। एंड दूसरी चीज जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन्वेस्टमेंट के अंदर वो है टाइम। जितना ज्यादा आप टाइम देंगे अपनी इन्वेस्टमेंट को उतना ज्यादा वो ग्रो होगी बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। तो जैसे कि पहले मैंने बताया, इन्फ्लेशन आपको समझना है, साथ ही साथ कंपाउंडिंग को भी आपको समझना है। तो जैसे कि लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है इस दुनिया का, वैसे ही आपके अंदर अगर डिसिप्लिन है, आपके अंदर पेशेंस है, तो पेशेंस 9वां अजूबा है इस दुनिया का। बस आपको पेशेंस रखना है एंड अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो होने देना है, जिससे कि टाइम के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट में कंपाउंड इफेक्ट जनरेट होगा एंड आप एक काफी अच्छा कॉर्पस सेव कर पाएंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट हमेशा एक पिरामिड फॉर्म में होनी चाहिए एंड एक पिरामिड में सबसे मजबूत उसका बेस होता है। तो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के पिरामिड को एक मजबूत बेस के साथ स्टार्ट करना है। एंड हम अपने इन्वेस्टमेंट पिरामिड के बेस को मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अपने पिरामिड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो सबसे नीचे वाला बेस है उसे हमें मजबूत रखना है, तो अपने बेस के अंदर जो हमें चीजें डालनी है वो है लिक्विड कैश, इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड एंड ए प्रॉपर बजट। तो इसकी वजह से हमारा बेस मजबूत रहेगा। तो कल को अगर कोई भी इमरजेंसी आ जाए या फिर आपकी जॉब चली जाए, सैलरी बंद हो जाए, चाहे कुछ भी हो, आपके पास एक मजबूत बेस रहेगा। तो ये बेस आपके इन्वेस्टमेंट के पिरामिड को हमेशा स्ट्रांग रखेगा। तो जो सेकंड लेवल है पिरामिड का, वहाँ हम अपने रिस्क को थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं एंड वहाँ हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, गोल्ड, इस टाइप की चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी प्रोवाइड करेंगी। एंड अगर आप डायरेक्ट कंपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसको आप पिरामिड के सबसे टॉप वाले पोर्शन के अंदर डाल सकते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, हमारे पास है गोल्ड, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट। हम डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं लाइक पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी, एनपीएस, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स एंड और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस। तो इन सभी ऑप्शंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली कुछ वीडियोस के अंदर। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको अपने पास कुछ अमाउंट कैश और लिक्विड फॉर्म में भी रखना है, जो कि इमरजेंसीज में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे कि हमने अभी देखा इस पेंडेमिक के अंदर जब लोगों की जॉब चली गई तो यही कैश और इमरजेंसी फंड ने लोगों की काफ़ी हेल्प की। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डायरेक्ट कंपनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वहाँ भी आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट पहले आपको इन्वेस्टमेंट को समझना है। आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन बनाना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। धीरे धीरे साथ ही साथ आप स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट कैसे चेक करनी है, आपको किसी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे चेक करनी है। इन सभी के बारे में आप साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं। एंड जब आपको इन्वेस्ट करते हुए कुछ टाइम हो जाए तो आप धीरे धीरे कुछ कंपनी के अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सारा पैसा एक ही बास्केट में नहीं डालना है, आपको अपने पैसे को अलग अलग ऑप्शंस के अंदर डिवाइड करना है। अगर आप अपना सारा पैसा शेयर मार्केट के अंदर ही या फिर आप अपना सारा पैसा पीपीएफ के अंदर ही डाल देंगे तो कभी ना कभी आपको नुकसान ही होगा। जैसे कि अभी देखा, पेंडेमिक की वजह से शेयर मार्केट काफ़ी नीचे चली गई, तो जिनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ शेयर मार्केट में था उनका काफ़ी सारा पैसा डूब गया। अगर आप सिर्फ पीपीएफ, एफडी या फिर सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही सारा पैसा रखते हैं तो इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ भी लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। एंड एक और जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो है कि आप खुद अपने आप में इन्वेस्ट करें। आप पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखें, मनी को कैसे मैनेज करना है वो सीखें। साइड बाय साइड आप सीख सकते हैं कि एक अच्छा स्टॉक को कैसे पिक करना है एंड कंपनी के स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करनी है। तो जितना ज़्यादा आप अपने अंदर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे। तो आज नहीं तो कल जो इन्वेस्ट आज आप कर रहे हैं अपने आप के अंदर, वो चीज़ आपको कभी ना कभी रिटर्न जरूर देगी। तो मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स क्या है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक डिसिप्लिन बनाना है अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो आप अपने बैंक में एक एफडी, आरडी या फिर पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आप एक मंथली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। इससे आपके अंदर एक हैबिट जनरेट होगी इन्वेस्ट करने की। साथ ही साथ आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि साइड बाय साइड आपका कुछ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उसके बाद धीरे धीरे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें भी आप पहले लिक्विड फंड से स्टार्ट कीजिए, जिसमें भले ही आपको रिटर्न कम मिले, बट म्यूचुअल फंड्स होते क्या है, म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं, उसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेंगी। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आप अपने रिस्क को बढ़ा सकते हैं
एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि आपने अभी जॉब स्टार्ट किया है एंड आपकी अभी इतनी एज नहीं है, आप बाद में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपके जो भी डिजायर है, लाइक आपको घूमना है, आपको महंगा फोन लेना है, आपको बाइक लेनी है, तो आप स्टार्टिंग में इन चीजों को भी करिए। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपको अपनी इच्छाओं को दबा लेना चाहिए, आप 1-2 साल ये चीजें भी कर लें, बट साथ ही साथ एक छोटे अमाउंट के साथ आप अपने फ्यूचर को भी सिक्योर करना स्टार्ट करें। आप 500 या 1000 रुपए के साथ भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है, बट डोंट वरी, मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपकी सभी क्वेरीज को डिटेल में डिस्कस करूंगा। आई होप आप लोग भी मेरी तरह एक्साइटेड हैं आने वाली वीडियोस के लिए, जहां आप समझेंगे कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड आप अपने लिए कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर पाएंगे। तो कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना हो, बस उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है क्लैरिफाई मनी को एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। इफ you need any suggestion, please comment down below, and if you found this video helpful, please like this video and share this video with your friends and families.